Hi everyone, this is Dr. Priyanka. Welcome to UGC Net by Physics Wala. Today's class is very special because we are going to do teaching aptitude, which is unit number 1 of paper 1. You know students, 83 subjects का common paper होता है paper 1, you know that. और ये जो unit है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ पेपर 1. और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो कि आजकल एनटीए फॉलो कर रही है, वो ये है कि 10 की 10 यूनिट्स जो है, यू नो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड जो आपकी लास्ट की हायर एजुकेशन की जो यूनिट है उसमें से इक्वल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो है दे आर आस्किंग, दैट इज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिट. नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं बेस इसलिए कहती हूँ because when you come to higher education, right, so when you're coming to higher education and you're qualifying the net, that is to be assistant professors. और assistant professor बेशक आप किसी भी सब्जेक्ट के बने, बेशक वो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, आपके अंदर टीचिंग कैपेसिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन ये यूनिट जो है आपके सिलेबस के अंदर है, टू टेस्ट whether you have the teacher like qualities or not. and teacher like qualities जो है आपके अंदर आने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टीचर की साइकोलॉजी, एक टीचर को कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशन में, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी को जो पहचानना है, ये सब आपको पता होना चाहिए. कौन से टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने हैं, कब करने हैं, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी है, क्या मेथड्स हैं, when to use them, when not to use them, कौन से ICT टूल्स जो है वो यूज हो रहे हैं. सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर आते हैं. एंड द वे एनटीए इज गोइंग, दिस इज रियली, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा वाइड ये यूनिट जो है वो सिलेबस के अंदर है. तो यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं. तो आज जो है मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन टॉपिक्स में से जो पूछे गए हैं, यानी कि टीचिंग, आप देख सकते हो यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे. दैट इज ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, फॉलोड बाय लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर एडोलेसेंट लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे आपको उनको टैकल करना है, ऑल ऑफ दैट, the different types of individual differences, then factors affecting teaching, जिसके अंदर you know related to teacher, learner, support material, instructional facilities and learning environment and institution हम cover करेंगे. So without wasting any time, let's come to question number 1. So question number 1 is saying, select the alternative which consists of positive factors contributing to the effectiveness of teaching. यानी कि इन्होंने आपको 6 स्टेटमेंट्स दी हैं और बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से चूज करो कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉजिटिव फैक्टर का रोल प्ले करती है एक अच्छी टीचिंग में. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस हैं. तो चलिए लेट अस चेक. टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टीचर को नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ाएगा, राइट? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि टीचर किस सोसाइटी के तबके को बिलोंग करता है, क्या उसका स्ट्रेटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं करता. कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक टीचर के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना? उनकी जितनी मर्जी नॉलेज हो सकती है, बट दे नीड इंटरपर्सनल स्किल्स, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स होती हैं आपकी कॉम्पिटेंसीज, राइट? द टेक्निकलिटीज, द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज योर हार्ड स्किल. बट हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, यू नो, द एटिकेट्स यू आर यूजिंग, उसको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर का तो बस यही काम रह गया कि वो स्टूडेंट को खुश करता रहे, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा. टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स, यस, एक टीचर को इंटरपर्सनली कनेक्टेड होना चाहिए, अपने लर्नर्स की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन और प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर. Now, teachers' competence in managing and monitoring the classroom transactions.
क्लासरूम में किस प्रकार की बातचीत हो रही है, किस प्रकार का स्टूडेंट्स का आपस में बिहेवियर है, व्हाट काइंड ऑफ सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इज गोइंग ऑन इन द क्लास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर। यानी कि आपको क्लास को मैनेज भी करना है और मॉनिटर भी करना है, रेगुलेट भी करना है जो भी टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज क्लासरूम में हो रही है। तो आप इसका आंसर कौन सा देंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए, सी और एफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि जो एक टीचर है वो टीचिंग एड्स इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस बोर्ड, सो दिस इज अ टीचिंग एड फॉर मी। सो एनीथिंग दैट हेल्प्स मी इन ट्रांजैक्टिंग माई teaching in an effective manner will be a teaching aid for me. तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या रीजन है, किस ग्राउंड पे हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट a teacher definitely requires the attention of the students, उनकी retention बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ये जो वर्ड लिखा है ना, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, ये बहुत ज़्यादा वेग हो गया है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इंश्योरिंग कि उनकी जो अटेंशन है वो टीचर कोशिश कर रहा है रिटर्न करने की, बिकॉज अगर आप विजुअल एड्स आप यूज़ करते हो, ऑडियो एड्स यूज़ करते हो, तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि एक बच्चे का कॉग्निशन, उसका इंटेलेक्ट, उसका अफेक्शन, अफेक्टिव डोमेन जो होता है, और साइकोमोटर डोमेन, जिसके अंदर आपके बॉडीली मूवमेंट्स, बॉडीली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीनों का तीनों बेस्ट ऑप्टिमाइज होते हैं जब आप टीचिंग एड्स इस्तेमाल करते हो। एंड दैट इज द रीजन, अगर स्टूडेंट अपने इन तीनों डोमेन्स को फोकस करता है तो उसकी लर्निंग अच्छी होती है। बट द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट correct. It is attracting the attention, so we will not take this statement. Minimizing indiscipline problems in the classroom, यानी कि क्लासरूम के अंदर बहुत डिसिप्लिन इशू हो रहे हैं और उसको हम कम करने के लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बात। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि एक टीचर जो है वो अच्छा टीचर तभी है जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज्ड रहता है, उनको रिटेन करके रखता है, उनकी अटेंशन को। एंड दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी यूज टीचिंग एड्स। बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? क्या है प्राइमरी पर्पस? प्राइमरी पर्पस ये है कि आपको मैक्सिमम लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं। बेशक वो कम्युनिकेशन स्किल हो एक टीचर का, बेशक उसकी एफिशिएंसी हो, बेशक उसके स्किल्स हो, बेशक ऑडियो विजुअल एड्स हो। द मेन एम, द प्राइमरी एम इज टू एंश्योर कि हमारे लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स के अच्छे से अचीव हो। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, एजर्शन कह रहा है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। नाउ ये इसको बोला जाता है हॉट्स। अब आप बोलोगे मैम हॉट्स क्या है? इसको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं? जब एक स्टूडेंट जो है वो एडोलेसेंट बन जाता है, या यू कैन से एडल्ट होता है, एडल्ट बनता है तो उसकी जो थिंकिंग कह सकते हो या उसकी जो लर्निंग होती है, इट मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है? जैसे कि आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नॉलेज गेन करनी, उसको अंडरस्टैंड करना यानी कॉम्प्रिहेंड करना, अप्लाई करना, और जैसे ही आप एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन की ओर जाते हो तो वो हो गया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स गलत नहीं है। द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट, है ना, जैसे भी बच्चा हायर एजुकेशन लेता है तो सबसे टॉप का जो स्किल होता है वो होता है क्रिएट करना, राइट। एट द सेम टाइम क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आपके अंदर रिफ्लेक्टिव स्किल्स है, राइट। समवेयर और द अदर यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यू आर नोइंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ जजमेंट ऑल्सो गोइंग ऑन, राइट। सो व्हाट इट इज यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, राइट, you are doing a critical analysis। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। रीजन, these abilities ensure job placements। now हायर एजुकेशन का वन ऑफ द पर्पज इज दैट वी वांट टू बी वोकेशनली एफिशिएंट, है ना, ताकि हमारे जॉब प्लेसमेंट्स जो है वो होए। तो ये एक फैक्ट है।
अनअवॉइडेबल जिसको आप कह सकते हो फैक्ट, बिकॉज दिस इज द रीजन. एक तो पैशन होता है हायर एजुकेशन के लिए, बट अल्टीमेटली फॉर लाइवलीहुड वी नीड जॉब प्लेसमेंट्स और वी नीड टू स्टार्ट स्टार्टअप्स और बी इनटू बिजनेसेस एटसेट्रा. सो दिस कांट बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट saying that this is the reason कि हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स के अंदर अशर करते हैं, ये जो है वो गलत हो जाएगा. पर्पस जो है वो सही है, हायर एजुकेशन का प्रमोट करना, ये थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर, क्रिएटिव और क्रिटिकल. इंश्योर भी करती हैं जॉब प्लेसमेंट. जब आप जाते हो अपने जॉब्स के इंटरव्यूज देने में तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशंस दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि चलो इसको सॉल्व करके बताओ, या आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में एटसेट्रा एटसेट्रा. दे ट्राई टू एनालाइज ऑल ऑफ दैट, राइट. सो डेफिनेटली अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो जॉब प्लेसमेंट्स तो पक्की है. बट इज दिस द रीजन कि हमें जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको क्रिएटिव स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स जो है वो हम सिखाते हैं? नो, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज द बेसिक पर्पस. और आपकी जॉब प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट. जॉब प्लेसमेंट इज नॉट द इंटायर लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट हेल्प्स इन ushering or you can say in polishing your personality. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग सही नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेट 1 दिया हुआ है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और नॉर्म बेस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और साथ में दिए हुए हैं सेट 2. तो आपको ये मैच करना है. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आप मैच कर सकते हो. ऑप्शंस जो है ये दी गई हैं. सेट 2 के अंदर जो आप इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है वो है इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, tests and their interpretations based on a group and certain yardsticks, grading the final learning outcomes और quizzes and discussions. So ये question कराने से पहले मैं आपसे formative, summative, continuous comprehensive evaluation और norm reference और criterion reference test के बारे में बात करना चाहती हूँ. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स व्हाट इट इज. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो कीवर्ड होता है वो ये होता है कि आपको इंश्योर करना है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस हो, है ना, स्टूडेंट की प्रोग्रेस हो. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है फीडबैक का. जैसे कि स्टूडेंट्स आपका यूनिट टेस्ट होता था, है ना, या जो आप कह सकते हो टर्म टेस्ट होते थे, टर्मिनल टेस्ट. तो उसके अंदर जो टीचर का मेन मकसद होता था वो क्या होता था? डायग्नोज करना, और डायग्नोज करके इंश्योर करना कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होती है इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव ओनली, बिकॉज आप डायग्नोज करोगे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट का क्या वीक एरिया है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, और तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो वो होता है. समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग. सो व्हेन आई से असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कितनी आपकी लर्निंग हुई, पास हुए या फेल हुए, जजमेंट बेस्ड होती है ये, ठीक है, आपको जज किया जा रहा है ना. तो समेटिव लास्ट में होती है, टीचर आपको बताता है पास या फेल, तो ये होती है समेटिव. इसके अंदर फीडबैक नहीं दिया जाता, इसके अंदर हम ये बॉदर नहीं करते हैं कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया, बस हमको जजमेंट देनी है. नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पार्ट बनती है. जस्ट दैट कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर हम करिकुलर एकेडमिक जो होता है उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को भी काउंट करते हैं. कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है आपकी पढ़ाई हो रही है, आप किसी पर्टिकुलर ग्रेड में हो और या सेमेस्टर में हो, तो आपका स्टेप बाय स्टेप रेगुलरली आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो रही है. लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट देखी जाती है, स्टेप बाय स्टेप, again and again. So this is continuous comprehensive evaluation. Coming to norm and criterion reference test, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्या होता है सबसे पहले क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का कीवर्ड है प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया. क्या है इसका कीवर्ड? प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया. नाउ व्हाट इज प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया? आप 10th में होते हो, वो कहते हैं अगर आपके 35% मार्क्स आए आप पास हो.
प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया। आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा एग्जाम्पल लगेगा, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग यूजीसी नेट अप्लाई करते हो, राइट। उसमें क्या लिखा होता है, 55% जनरल क्राइटेरिया। अगर तुम्हारे मास्टर्स में 55% है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बाकी कैटेगरीज 50%। तो यानी पहले ही उन्होंने प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया लगा दिया। और अगर तुम्हारे इतने नंबर आते हैं मतलब कि तुम इंटेलिजेंट हो, मतलब तुम्हारे अंदर कॉम्पिटेंसी है। अब आते हैं नॉर्म रेफरेंस के ऊपर। नॉर्म रेफरेंस क्या है? जैसे ओलंपिक्स होती है ना, जो पहले आ गया, जिसने फर्स्ट रैंक ले लिया वो पास है, जिसने सेकंड लिया सिल्वर वो पास है, थर्ड ब्रॉन्ज ही इज गिवन अ ब्रॉन्ज मेडल, द अदर्स आर नॉट। तो नॉर्म जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे यूजीसी नेट एग्जाम ही, आई लव टू गिव दीज एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बिकॉज ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं और लाइफ में आप हमेशा इसको याद रखोगे। जब यूजीसी नेट शुरुआत करता है एप्लीकेशंस को लेने की, राइट, तो वो क्या बोलते हैं, इट स्टार्ट्स विद क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्या क्राइटेरिया है, 55%। चलो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, 55% हो, चलो एलिजिबल हो। फिर ये दूसरा क्राइटेरिया लगाते हैं, क्या है वो क्राइटेरिया, चलो पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर एग्रीगेट कितने आने चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 में 40% है। चलो जी, क्राइटेरिया पास हो गया, यानी कि तुम सिलेक्शन की लिस्ट में तुम्हारा नाम आने के चांसेस हैं। सिलेक्शन में अगर तुम्हारे 40% नहीं आते तो सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास सीट है 6% नेट के लिए, राइट, और जेआरएफ के लिए है 1%। अब इन सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 40% क्राइटेरिया पार कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ही टेस्ट यूजीसी नेट का नॉर्म रेफरेंस बन जाता है। यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉर्म रेफरेंस मोस्टली होता है। यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये क्राइटेरिया पार किया, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, उनके नंबर्स की लिस्ट के हिसाब से लगाओगे और जो टॉप के 6% बच्चे होंगे उनको तुम नेट दे दोगे, जो टॉप के 1% होंगे उनको तुम जेआरएफ दे दोगे। यानी कि अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर आपका, आपके साथी, आपके फ्रेंड, आपके दुश्मन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आपको तो बस इतने नंबर लाने हैं। वहां पे नॉर्म रेफरेंस के अंदर आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो काउंट करती है। आपके साथी ने अगर आपसे ज्यादा नंबर ले लिया तो आपके चांसेस सिलेक्शन में कम हो जाएंगे। यानी नॉर्म रेफरेंस तो है ना, वो कॉम्पिटिटिव इन नेचर है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्कोर दूसरे को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है ना। टोटल टॉप 6% में सपोज एक बच्चा है जिसके 99.9 परसेंटाइल जो है वो आया, ठीक है, सपोज इसके ऊपर, अब घबराना नहीं है, हम मान के चलते हैं कि सपोज जो है ये कट ऑफ है, राइट। तो एक ऐसा बच्चा जिसके 99.8 आ गए वो रह गया, यानी कि टॉप के जो 6% थे उसमें ये जो है ये कट ऑफ लगाई गई। तो यानी इसका कसूर नहीं है, इसको बहुत कुछ आता है, लेकिन अब क्योंकि इसके 99.9 आए और ये 0.1 का डिफरेंस आ गया और 6% की डिवीजन यहां पे लग गई, इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, वो कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है। यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है आपके फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है या फेलो कॉम्पिटिटर्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी evaluating cognitive and co-cognitive aspects with regularity, tests and their interpretation based on a group and certain yardsticks। तो ये आप लगा देंगे किसके साथ, मोस्ट प्रोबेबली आपका लगना चाहिए क्राइटेरिया के साथ। ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, इसको आप क्लियरली लगा दो, ठीक है। क्विजेज एंड डिस्कशंस रेगुलरली हो रही हैं, लगा दो। देखो 1 के साथ 4 कहाँ है, तो आप देख सकते हो फॉर्मेटिव और समेटिव से ही आपका आंसर निकल गया। फॉर्मेटिव क्या है, क्विजेस डिस्कशंस जैसे क्लास के दौरान होती हैं। समेटिव एवैल्यूएशन क्या है, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, पास हुए या फेल हुए, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया एंड सो ऑल। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन क्या है, आपके कॉग्निटिव और को कॉग्निटिव डोमेन। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा था
कि करिकुलर दैट इज एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर को इसके अंदर काउंट करते हैं। रेगुलर आपकी इवैल्यूएशन होती है और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है कि आपकी सर्टेन यार्डस्टिक्स यानी कि प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया ऑलरेडी जो है वो फिक्स्ड है। नॉर्म में क्या हो जाएगा, टॉप के 6%, टॉप का 1%। सेम गोज विद नीट एग्जाम्स और CSAT एग्जाम हो गया यूपीएससी का, तो ये चीज जो है वो फॉलो होती है। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, what are the characteristics of continuous comprehensive evaluation? So my dear students, I have already explained you what is continuous comprehensive evaluation. तो check कर लेते हैं क्या क्या statements हैं। 4 statements हैं। ये कह रहा है it increases the workload on students by taking multiple tests, it replaces marks with grades, it evaluates every aspect of the student, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो अब आप बताओ मुझे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट्स? आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? वर्कलोड जो है वो इंक्रीज होता है स्टूडेंट का। इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, बिल्कुल सही। ग्रेडिंग स्कीम्स जो है वो आप दे सकते हो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, बच्चों को ग्रेड्स देते हो। इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी हमने किया, करिकुलर हुआ, को करिकुलर हुआ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये भी होगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स कि जब आप कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट होते हो, जब आपको पता है आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, तो ये जो डर है ये आपके दिमाग से जो है वो निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको सिर्फ स्टेटमेंट ए को एलिमिनेट करना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग है ना इन अ सीक्वेंस इज अरेंज्ड एज। अब अगर आपके पास कॉपीज हैं तो प्लीज इसको लिख लो। एक टीचर को 3 क्राइटेरिया के अंदर इवैल्यूएट कर सकते हैं हम। एक है प्रीसेज, लिख सकते हैं आप, प्रोसेस और प्रोडक्ट। क्या है ये प्रीसेज? क्या होता है प्रीसेज? होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि एक टीचर की पर्सनालिटी, एक टीचर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसकी बैकग्राउंड जो कि इंडिपेंडेंट है। इसको क्या बोलोगे आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इसका टीचिंग जो होगी उस पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो टीचिंग हो रही है, जो टीचर टीचिंग कर रहा है, वो इससे इम्पैक्टेड है। यानी प्रीसेज जो वेरिएबल है, आपके टीचर की क्वालिफिकेशन, उसके कॉम्पिटेंसीज इंडिपेंडेंट है, वो किस पे इम्पैक्ट करेंगे? टीचर की टीचिंग के ऊपर। ठीक है, तो प्रीसेज के अंदर तो ये आता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यानी what is going on right now in the classroom। टीचर अपनी कॉम्पिटेंसीज के साथ, टीचर अपने प्रीसेज वेरिएबल्स के साथ क्लासरूम के अंदर क्या करता है, किस तरह टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, किस प्रकार से वो इवैल्यूएट करता है, किस प्रकार से ऑडियो विजुअल एड्स यूज करता है, क्या डिसिप्लिन है क्लास में, नहीं है, ये सब प्रोसेस के अंदर आता है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब है सरल भाषा में टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई, लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो कंपोनेंट्स इन सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका प्रीसेज, उसके बाद आएगा प्रोसेस और फिर आएगा प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ अ टीचर? full-time active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumptions to the test, acknowledging mistakes। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और आपके ऑप्शंस ये हैं और बताइए कि आपको क्या लगता है। you can pause the video and you can find out आपके हिसाब से क्या आंसर जो है इसका होना चाहिए। So, full-time active involvement in the institutional management, इसका मतलब 24/7। भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादती हो गई। इन्वॉल्व तो रहना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता ना तो हम मान लेते हैं ना। फुल टाइम मतलब 24/7 थोड़ा सा मुश्किल है, रोबोटिक है थोड़ा। सेटिंग एग्जाम्पल्स, इसको कहा जाता है लीडिंग
विद एग्जाम्पल्स। लीडिंग विद एग्जाम्पल्स का मतलब अगर मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको प्रीच नहीं करना है, मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ ओ यू शुड बी डिसिप्लिन, आई शुड ऑल्सो शो डिसिप्लिन। इफ आई से कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो मुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्लासरूम में आने से पहले। सो इफ आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू डू समथिंग, आई शुड इंश्योर कि मैं उसको उनके सामने प्रैक्टिस करूं। यही नहीं, हाई स्टैंडर्ड्स आपको स्टूडेंट्स के सामने सेट करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी उनको अचीव करें, स्टूडेंट्स भी एम्यूलेट करें। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकोलॉजिकल थ्योरी कोई जो है वो पढ़ते हो, लर्निंग हो गया, मोटिवेशनल हो गया, एंड यू वांट टू चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। या आपकी कोई एग्जाम्पशन हो गई टीचिंग लर्निंग को लेके और आप उसे प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हो, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल है। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। नोबडी, माइंड यू, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल क्या होता है? जो कोई मिस्टेक ही ना करे। अरे भाई, टीचर्स भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिस्टेक्स उनसे भी होती हैं। और एक अच्छा टीचर वही है कि अगर उसने कुछ गलती से पढ़ा दिया या उसको कुछ नहीं आता तो वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 को डिलीट करना है, बाकी सबकी सब, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type questions? अब multiple type choice question जो है वो क्या होता है? multiple choice type questions यानी कि आपको ये दिया हुआ है, आपके सामने आपको ऑप्शंस नंबर ए बी सी और डी दे दिया है ना, ये है मल्टीपल चॉइस एग्जाम्पल। अब ये कह रहे हैं करेक्ट क्या है, इसको लेके दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स के अंदर आपको जो है वो सिर्फ 2 ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं, ट्रू करो या फॉल्स करो मार्क। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप क्वेश्चन। देखिए, लेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोर ऑब्जेक्टिव है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव है। और एसे जो होता है उसके अंदर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, एसे तो बहुत ज्यादा जो है वो सब्जेक्टिव होता है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। एमसीक्यूज आर ऑब्जेक्टिव्स। पहली बात सब्जेक्टिव होती है जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे एसे राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगेन ये कह रहे हैं दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। ट्रू फॉल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपको 2 ऑप्शन दी जा रही है, यहाँ पे आपको 4 5 6 ऑप्शंस दी जाती हैं और वहां पे आपको सिलेक्ट करना होता है। यानी कि आपकी जो यू कैन से ज्यादा डोमेन्स हैं, जो नॉलेज है, आपको ज्यादा ऑप्शंस देके वो चेक कर रहे हैं, राइट। आपको मल्टीपल ऑप्शंस देके वो चेक कर रहे हैं कि आप कितने ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा चूज करते हो, यानी कि इट इज मोर ऑब्जेक्टिव रादर देन ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर करेक्ट होगा, आपका करेक्ट होगा स्टेटमेंट नंबर A. Coming to this question, match the 2 sets and select from the code to indicate your answer, memory level, understanding level and reflective level. और इसके इन्होंने examples या concerns जो है वो दिए हैं। Encourages critical thinking based on cognitive interchange, protects personal interest and attitudinal concerns, facilitates recalling and recognizing of facts, enhances scope for seeing of relationships and meanings। बहुत ही क्लियर है ना। आपको पता है कि आपकी जो हमने लॉट्स टू हॉट्स की बात भी की थी, थोड़ा ट्रायंगल ऐसा ही है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस पे क्या आता है, MLT, यानी एक बच्चा जो है वो शुरुआत करता है, तो एक छोटा सा बेबी है, राइट, उसको पता है कि उसकी केयर टेकर जो है उसको मम्मा मम्मा नाम से बुलाता है, या फादर को पापा से, या ही डजंट नो एनीथिंग, ही इज जस्ट रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, मेमोराइजिंग। सेम हैपन्स जब तक वो कुछ देर का नहीं होता है, फिर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, यानी नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और फिर जो है वो आपकी तरह बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्टिव पावर्स भी आ जाती हैं। रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है, चीज़ों को तो अंडरस्टैंड कर लिया, बट तुम्हारी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग, खुद की रिफ्लेक्शन जो है उसको एनालाइज करती है चीज़ों को। तो बच्चा मेमोरी लेवल पे क्या करता है, इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज, ये होना चाहिए रिफ्लेक्टिव के साथ।
प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल कंसर्न्स, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है इनमें से। फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फैक्ट, तो आप ये देख लीजिए कि ए के साथ 3 कहाँ पे लगा है, ये या ये। बाकी रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या होता है, स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप देखिए कि रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ 1 कहाँ पे लगा है, रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ 1 यहां लग गया है, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, मेमोरी के साथ लगा रिकॉलिंग रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ लगा कि रिलेशनशिप मीनिंग्स जो है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, और रिफ्लेक्टिव के साथ लगा कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट होगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an indicator of key behavior in effective teaching as evident from researches? इनमें से कौन सा इंडिकेटर है इफेक्टिव टीचिंग का? तो क्वेश्चन नंबर 10, engagement in learning by students, use of process and content questions during teaching, teacher effect in developing teacher learner relationship, using student ideas and contributions. Now, indicator of effective teaching, एक effective teaching क्या होती है, जिसके अंदर स्टूडेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके अंदर टीचर अच्छे से पढ़ाए, जिसके अंदर स्टूडेंट अच्छे से समझे और अच्छे लर्निंग आउटकम्स आए। और ये सब तभी हो सकता है जब स्टूडेंट और टीचर्स आपस के अंदर क्या है, एक्टिवली इंगेज्ड हैं। तो इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, उसके लिए टीचर को सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी होती है, सही टीचिंग लर्निंग एड्स इस्तेमाल करने होते हैं, फैसिलिटेट करना होता है, उसको पता होना चाहिए कब उसको एक्सपोजिटरी मेथड यूज करना है, कब लेक्चर मेथड, कब लेक्चर, कब डेमोन्स्ट्रेशन, कब कोलैबोरेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो सब क्यों कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट हो, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व फील करें अपने आप को पढ़ाई के अंदर, राइट। यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग, बिल्कुल होना चाहिए ऐसे। टीचर अफेक्ट इन डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के आइडियाज इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। वो सभी जिन्होंने फ्लैंडर्स इंटरैक्शनल मैट्रिक्स जो है वो पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि स्टूडेंट के आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूटर्स को लेवल 3 में हम मानते हैं, तो दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। बट इंडिकेटर क्या है, जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्लासेस के अंदर, दे लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग क्लासेस, दे आर एक्टिव, दे पार्टिसिपेट अ लॉट, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ डायनामिक क्लासरूम, अ गुड टीचिंग। Coming to question number 11, which of the following methods of teaching will encourage indirect learning? Direct learning क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव मेथड, अगर मैं खुद से कुछ कर रही हूं, राइट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट लर्निंग। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, लेक्चरिंग विद एग्जाम्पल्स, टर्म टीचिंग, बेसिकली यहाँ पे टीम टीचिंग होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। तो इनडायरेक्ट लर्निंग, एज आई टोल्ड यू, डायरेक्ट लर्निंग क्या होगा, जब आप डायरेक्ट 1-to-1 किसी चीज को कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं और उससे चीजों को सीख रहे हैं, राइट। तो जब आप लेक्चर दे रहे हो और साथ में जब आप एग्जाम्पल्स देते हो स्टूडेंट्स, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है। टीम टीचिंग के अंदर भी आप इकट्ठे जो है वो पढ़ाते हो, आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्म है। बट जब आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं सबके सब इन्वॉल्व होते हैं। तो कोलैबोरेटिव, इन सभी ऑप्शंस में से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ी डायरेक्ट लर्निंग कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर डिविजन हो जाता है टास्क का। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, बिलो आर गिवन the characteristic features of formative and summative assessment procedures used in various teaching learning contexts. मैं आपको formative, summative ये सब करवा चुकी हूँ, तो अब आप options को पढ़िए। It is used for judging learning standard. It is used for improvement for capacity and quality. Its use is extended to performance appraisal of teachers, students, and institutions. It is used during instruction, assessment in formal and post-instructional in nature. It is based on participation of both teacher and students. So you can have a look. मैं जल्दी से हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले, आप पॉज कर सकते हो।
For Hindi students, I'm turning the slide. You can pause and check for yourself. So I hope आप सब जो है वो देख चुके हो. Yes. तो इन्होंने पूछा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोनों के. इट इज यूज्ड फॉर जजिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड. अब आपको ये देखना है कि फॉर्मेटिव और समेटिव इकट्ठे जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं. राइट. इट इज यूज्ड फॉर improvement for capacity and quality. Its use is extended to the performance appraisal of teachers and students and institutions. ये आप इसको बिल्कुल ही eliminate कर लो. तो जहां पे भी ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, इसी से ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. देखिए कई क्वेश्चंस देखने में बहुत ज़्यादा टफ बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है, जो फ्रेमर है रादर, वो कभी कभी गलतियां कर देता है. ऑप्शंस देखे आप देख लीजिए. इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, assessment of formal and post instructional in nature. It is based on participation of both teacher and students. चलो ये रह गया है ऑप्शन, इसको चेक करते हैं. It is used for improvement for capacity quality. बिल्कुल सही. It is used during instruction. बिल्कुल सही. It is based on participation of both teacher and student. Evaluation तो टीचर को ही करना है ना, और किसकी इवेल्युएशन करोगे? स्टूडेंट की. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट. तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Yeah. Now coming to question number 13. In which of the modalities of teaching learning arrangements there is more scope for critical and creative interchange? Training session, conditioning to promote sensitivity, instructional presentations involving scope for information processing, या फिर dialogical presentations involving teacher, students and the content. जब एक टीचर और स्टूडेंट एक लेवल पे आ जाते हैं, जब वो डिस्कशंस करें, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट लेवल पैरेलल है, एक्टिव इंटरैक्शन है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज कब होगा? देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर ही कीवर्ड है. यहाँ पे क्या बोला गया है? एक्सचेंज, इंटरचेंज इन्वॉल्विंग. डायलॉजिकल प्रेजेंटेशन का तो मीनिंग ही यही होता है, इंटरचेंज, इंटर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग स्कोप फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी अंडरस्टैंडिंग. कंडीशनिंग टू प्रमोट सेंसिटिविटी नहीं होगा. ट्रेनिंग सेशन में अंडरस्टैंडिंग होता है. डायलॉजिक प्रेजेंटेशन में आपका कॉग्निशन, आपका मेटाकॉग्निशन सब इन्वॉल्व होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Coming to the next question, which is question number 14. A child firstly learns to differentiate between various things, that is men, women, animal, birds, and later he or she unifies these differentiated concepts to form a single concept. You know क्या इसका मतलब ये होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सब आप डाल सकते हो इंडक्टिव लर्निंग में. इंडक्टिव लर्निंग के अंदर क्या होता है? ऑब्जर्व करके चीज़ों को लर्न करते हो और फिर उनको अप्लाई करते हो, यानी कि डिडक्टिव मेथड जो है अप्लाई करते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक छोटा बच्चा है, जैसे अगर आप पियाजे की थ्योरी की बात करो तो सेंसरी, उस स्टेज के अंदर जो बच्चा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ही सीज और शी सीज अ लेडी टेकिंग केयर ऑफ हिम और हर, तो जिसको मदर बुलाया जाता है, फादर कौन है, सो ही जस्ट डिफरेंशिएट्स, उसको पता चल जाता है कि फेमिनिन है तो फीमेल है, मेल का थोड़ा अलग दिखते हैं. सो ही गेट्स टू अंडरस्टैंड. और उसके बाद जो है, जैसे बर्ड है, आपने उसको बर्ड नोटबुक में दिखाया या वीडियो में दिखाया या आपने एक बार उनको स्काई में दिखा दिया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही गोज टू द मार्केट और ही इज इन दी लॉन या फिर वो टीवी पे ही देखते हैं तो उनको बर्ड जैसा क्रीचर दिखता है, तो ही कैन आइडेंटिफाई कि ये बर्ड है. यू शो हिम अ डॉग्स पिक्चर और मे बी यू हैव अ पेट एट होम, एंड अगर वो बच्चा बाहर जाता है और बाकी डॉग्स को देखता है, बेशक वो स्ट्रे डॉग्स हों और मे बी अनदर पेट एट समवन एल्सेस प्लेस, सो ही कैन जनरलाइज. तो आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से ही पता लग गया होगा कि आंसर क्या होगा? जनरलाइजेशन. ओके एवरीवन, मेन, विमेन, एनिमल्स, बर्ड्स, और उसके बाद उनको बाहर आइडेंटिफाई कर पाना, तो दैट विल बी जनरलाइजेशन, यानी डिड्यूस करना. व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन?
अब देख सकते हैं आप इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई एक्सप्लेन्ड ऑल द इवैल्यूएशंस टू यू, क्योंकि इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन तो पक्का होता है। क्या है salient features? It provides feedback to the teachers to use teaching strategies according to the needs of the learners. It helps learners to actively and continuously engage in learning. It helps in enhancing the learning abilities of the learner. It contributes to the overall grading and certification of the learner. Option E कह रहा है it sums up how much a student learned over a period of time. अगेन कई स्टेटमेंट्स तो ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल इलिमिनेट अगर आप कर दो ना और उनको मैच कर लो आप अपने ऑप्शन से, तो आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाता है। तो देखिए, इट हेल्प्स लर्नर्स टू कॉन्टिन्यूअसली एंगेज इन लर्निंग, क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल होगा। फीडबैक दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज, बिल्कुल। जब आप फॉर एग्जाम्पल उसको डायग्नोज करते हो स्टूडेंट को, तो आप उसे बताते हो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। आप उसको फीडबैक देते हो, क्यों देते हो? ताकि उसके लर्निंग एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएं। ओवरऑल ग्रेडिंग और सर्टिफाई करना है, ये तो भाई समेटिव इवैल्यूएशन का काम हो गया है ना। इट सम्स अप, अगेन ये भी समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। तो आपको एलिमिनेट करके ही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। Coming to question number 16, which of the following are not the characteristics of teacher-centered method of teaching? Teacher-centered क्या होता है? जिसके अंदर जो टीचर है वो अथॉरिटेरियन होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। नाउ स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने नॉट पूछा है, तो इसका मतलब क्या है? लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं, है ना। तो आप देखिए, students are passive learners, teachers act as facilitator for learning, teacher directs learning activities, learning is based on collaboration between students, या learning is based on students interest। so इसको करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है टीचर सेंटर्ड के। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लर्नर्स हैं, बिल्कुल सही है जी, ये टीचर सेंटर्ड मेथड में होता है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। तो जहां पे ए है उसको जो है आप कर दीजिए डिलीट। उसके बाद आता है बी, टीचर एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। बिल्कुल, टीचर जो है एक्टिव रोल प्ले करती है। टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करती है, ना कि एक्टिव रोल प्ले करती है, पार्डन मी। सो फैसिलिटेटर एंड नॉट अथॉरिटेरियन, यस वी टेक दिस। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज, नहीं, ये क्या होगा? टीचर लर्निंग मेथड कंप्लीटली होगा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, फैसिलिटेशन हो रही है, जैसे कि इसमें लिखा है लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट को जो है फल्क्रम जो है वो बनाया जाता है, स्टूडेंट को जो है सेंट्रल जिसको कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, which of the nurturant effects are related to inquiry training model, spirit of creativity, improved concept building strategies, independence of autonomy in learning, inductive reasoning and scientific process? और आपके कोड्स हैं यहां पे। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता क्या है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है जब एक टीचर सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसको बताती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, एंगेज करती है बेसिकली, ठीक है। फिर वो एक उनको प्रॉब्लम देती है, और प्रॉब्लम देने के बाद बोला जाता है कि चलो भाई इसको एक्सप्लोर करो, यानी प्रॉब्लम दिया उसने, है ना। और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? वो इंक्वायर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, राइट, नॉलेज को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद डिस्कशन होती है और एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज जो है वो होती है, राइट। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 17, स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। तो भाई इंक्वायरी ओरिएंटेड में क्रिएटिविटी की बात हम नहीं करते, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात जो है वो करते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। इंप्रूव्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी,
अगर मैंने आपको कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दिया या कोई भी टॉपिक दिया जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है या उसके बारे में जानना है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट उस चीज में बढ़ेगा, तो बी तो भाई होगा ही होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन लर्निंग, तो ऐसे को ना हम ऑटोनोमस लर्निंग कहते हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोनॉमी लर्निंग को मैं इसमें बेस जो है वो नहीं मानूंगी। इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि आपने उनको एक टॉपिक दिया, वो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, वो एक्सप्लोर करेगा उस टॉपिक को और उसकी जो नॉलेज है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी, राइट। आप डिस्कस करोगे, वो भी आप इवैल्यूएट भी करोगे उसके साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी रीजनिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है। और ये सारा का सारा साइंटिफिक प्रोसेस होता है, फॉलो करता है ना बच्चा जो है। आप पहले एंगेज करोगे, एक्सप्लोर करोगे, बच्चा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, उसकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होती है, राइट। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी कि ये प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है। इट इज अ लॉजिकल प्रोसेस, रीजन है इसके पीछे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स व्हाट? टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक, टीचर्स शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, या फिर स्टूडेंट्स शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसके अंदर एक्टिव होगा, है ना। अगर आप उनको एक्टिविटीज दोगे, अगर वो लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, तो जब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो है वो लेता है, तो उसकी सबसे ज्यादा जो है वो लर्निंग होती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम which of the following is correct? Curriculum should be modified regularly, curriculum should have theoretical concepts only, बिल्कुल गलत। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल ही गलत होते हैं उनको उसी टाइम मार्क कर लिया करो और एलिमिनेट भी कर दिया करो। Curriculum should be derived from constitutional imperatives of the country. Curriculum should be made as per the needs of the industry and society. Very very important, ये curriculum development का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि करिकुलम डिजाइन आप करते हो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द स्टूडेंट, नीड ऑफ द सोसाइटी, एंड यू केटर टू देम, राइट। एंड करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक। सो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मार्क राइट नाउ। क्या होगा इसका आंसर? ए, सी और डी। बी और ई को आप एलिमिनेट जो है वो कर दोगे। मॉडिफाई यानी कि आपके सोसाइटी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, आपको जो है उनको अडेप्ट करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, नेशनल वैल्यूज एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, है ना, इक्वालिटी हो गया, वो सब आप दर्शाना चाहिए आपके करिकुलम के अंदर, आपके सब्जेक्ट्स के अंदर। सो दैट इज करेक्ट, इट शुड बी मेड एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। और करिकुलम टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जो करिकुलम है ना, इट इज मेड अप ऑफ द वर्ड करिकुलम, करिकुला जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर आपके एकेडमिक एज वेल एज आपके को करिकुलर एक्टिविटीज, राइट, एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो करिकुलर वर्ड यानी कि करिकुलम जो है, इट इज मेड अप ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, को करिकुलर एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट अ टीचर और दैट अ स्टूडेंट गेट्स इन द इंस्टीट्यूशन। ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 20th. The most characteristic feature of an adolescent learner which determines his or her social moral development is. अब इसके ऊपर भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं कि 12 to 18 ईयर्स है या 13 to 19 ईयर्स है, तो हम मान के चलते हैं 12/13/14 से लेके 18/19 तक को हम एडोलेसेंट लर्नर जो है वो मानते हैं। एडोलेसेंस को बोला जाता है कि ये पीरियड होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस का और एक्सट्रीम स्ट्रेन का, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत बॉडीली चेंजेस होते हैं, जिसको कि आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बोलते हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आवाज चेंज होती है ना, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर चेंज होती है। सो इट इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अप्लाई होती है? टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा अलग हो जाते हैं बिकॉज दे आर टू एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स। सो बट लेट अस सी, बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग,
फॉर एम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, हीरो वर्शिपिंग, जिसको कि आप आइडल वर्शिप भी बोलते हो, है ना, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, है ना, एक्टर हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, उनके पोस्टर्स लगा दिए, स्पोर्ट्स पर्सन के पोस्टर्स लगा दिए, ये बहुत ज़्यादा एडोलेसेंस एज में होता है. मिक्सिंग अप विथ पियर्स इन द नेबरहुड, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का खुद का ही एडोलेसेंस का आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा होता है. सो सम ऑफ देम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गेट इन्वॉल्व, राइट. तो आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा आइडल वर्शिप का. Let's come to question number 21. Let me just check. Yes. Which of the following is an example of maximum performance test? Performance test का मतलब प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट. भाई इसके अंदर तो आपकी क्या होती है, अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेक की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल रॉर्शचाइल्ड ब्लॉट टेस्ट हो गया, अनकॉन्शियसली आप प्रोजेक्ट कर देते हो आपकी इनर पर्सनालिटी को, है ना. इंटरेस्ट इन्वेंट्री से आपके इंटरेस्ट का पता चलता है. एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि जो आपका नेट का एग्जाम है उसमें क्या चेक किया जा रहा है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड. देखिए ऐसे कनेक्ट करिए आप ना कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस को. रिसर्च एप्टीट्यूड, ये क्यों है आपके सिलेबस में, ताकि देखा जाए कि आप अगर इसमें पास होते हो तो दे आर वेरी क्लियर कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी. यू विल परफॉर्म वेल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर. ओके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. एटीट्यूड का मतलब तो परसेप्शन होता है, तो वो नहीं, परफॉर्मेंस आप बेस्ट चेक करेंगे एप्टीट्यूड के साथ. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22. Identify the sequence which correctly indicates the order for ensuring teaching learning activities in a constructivist approach. अब constructivist approach क्या होती है कि आपको एक concept के बारे में knowledge है और आप और gain करते हो और आपकी knowledge build होती है. कुछ बाकियों से learn करते हो, कुछ खुद explore करके learn करते हो, तो you already have a concept knowledge and you are building more on it, right? तो explore, explain, engage, extend, evaluate. इवैल्यूएट तो पहले ही गलत हो गया. एक्सप्लेन, इंगेज, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट, एक्सटेंड, या फिर इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट एंड एक्सटेंड. तो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, लेट मी चेक इफ वी हैव हिंदी फॉर इट. नहीं, आंसर आपको दिख गया. एनी हाउ आई वॉज थिंकिंग कि हमारे पास इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, बट डोंट वरी. यहाँ पे इंगेज का मतलब क्या है, जो टीचर है वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रही है, यानी कि आप कॉन्सेप्ट जो है उससे इंगेज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लोर करते हो. डेफिनेटली मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए, किताब हो गए, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके बाद आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, राइट. तो आप कॉम्प्रीहेंड करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो, फिर अपना निचोड़ जो है वो प्रेजेंट करते हो सबके सामने, और इससे एक्सटेंशन होती है, यानी कि इससे नॉलेज की जो है कंस्ट्रक्शन होती है. तो सबसे पहले एंगेज करना, फिर एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट और फिर एक्सटेंड करना. नाउ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस implies use of one's what. तो as I told you in the beginning also, higher order thinking skills जो होते हैं they are made up of reflective skill, right? तो reflective का मतलब होता है कि आपको contemplate करना है, अपने critical thinking skills जो है वो apply करने हैं. तो cognition मतलब आपका intellect, reflect होता है metacognition. Now students please, this is a very important concept और ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. metacognition क्या होता है? Cognition about your cognition, about your own cognition. यानी कि आप बोलते हो reflection on your cognition. reflection किसके ऊपर? cognition. और metacognition on cognition ऐसा नहीं होता है, reinforcement of learning ऐसा नहीं होता. तो metacognition का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो दिया जॉन फ्लेवल ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है. और मेटाकॉग्निशन से इम्प्लाई क्या किया जाता है, जैसे हर इंसान का अपना एक इंटेलेक्ट है, राइट? उस इंटेलेक्ट को वो किस तरह प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन द क्लास, सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन. देखिए कैसे मेटाकॉग्निशन अप्लाई या लर्न कर सकते हो. ये क्वेश्चन आया, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, this is my cognition, right? How I present it, how I have to tell you about it is my metacognition. It is monitored. Let me tell you इसके अंदर क्या क्या आएगा. मॉनिटरिंग आपकी जो कॉग्निशन है ना, उसकी मॉनिटरिंग, उसको कैसे आपको रेगुलेट करना है, कैसे आपके जो एक्सपीरियंसेस जो हैं
वो आप कैसे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे, है ना. आपने monitoring, regulation and the experience your cognition gets, all of this comes under metacognition. Now coming to the next question. Inclusive education matlab ensuring learning outcome of every child to be the same, including the disabled in the mainstream, provides compulsory education for children below 14 years, ensuring that no child is left behind in education. Now students, what is inclusive education? Inclusive education जो है, it means inclusion. अब हम inclusion की बात करते हैं तो inclusion के अंदर आता है diversity, या फिर आप कह सकते हो diverse learners. अब इस diverse learners के अंदर आप उन स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हो जिनको डिसेबिलिटीज हैं या जिनके इम्पेयरमेंट्स हैं. उन स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हो जो डिफरेंट अलग स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं ना, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं, और उनको आप इकट्ठे जब मेन स्ट्रीम क्लासरूम में पढ़ाते हो तो उसको इंक्लूजन कहते हैं. दैट इज देयर इज नो बायस बेस्ड ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और ऑन योर बैकग्राउंड और डेमोग्राफी और इवन योर बॉडी, या फिर आप माइंड या इम्पेयरमेंट्स या डिसेबिलिटीज की बात करते हो. तो ensuring learning outcome of every child to be the same कैसे हो सकता है? मतलब एक बच्चा जो फॉर एग्जाम्पल हेयरिंग इम्पेयर्ड है, राइट, या विजुअली इम्पेयर्ड है, आप उसका लर्निंग आउटकम कैसे इक्वल कर सकते हो एक ऐसे बच्चे का जिसका ऑल बॉडीली फंक्शंस आर नॉर्मल? तो ये सही नहीं होगा. इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या ये ऐसा नहीं है? ये है. इसके अंदर आप डिसेबल्ड को मेन स्ट्रीम में डालते हो, लेकिन अगेन ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह डिफाइन नहीं करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को. प्रोवाइड्स कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, ये एक तरह का क्या है, आप कह सकते हो राइट है हमारे कंट्री में तो ठीक है, बट आप उनको प्रोविजन दे रहे हो विच इज नॉट इंक्लूजन, राइट. एंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, इसका मतलब ये है आप सबको क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो. आप इंश्योर कर रहे हो कि कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड की वजह से या किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से एजुकेशन ऐसा ना ले पाए. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम इंश्योर करेंगे कि हर बच्चा, वो किसी भी स्ट्रेटा को बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले एजुकेशन की, और किसी भी बेसिस के ऊपर उसके साथ कोई बायस जो है वो ना हो. अब in Gagney's learning hierarchy, which of the learning types immediately proceeds concept learning? Signal, SR learning, chain learning या फिर discrimination learning? तो इसको मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी भी. जो जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो आप देखें कि ये क्या पूछ रहे हैं कि which of the learning type immediately precedes concept learning? So students, इसके अंदर just before concept learning आता है discrimination learning. इसको लर्न करने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है, SSRC, श्रीराम कॉलेज फॉर कॉमर्स है ना, मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ. तो सबसे पहले जो है वो आता है सिग्नल लर्निंग, उसके बाद आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, राइट. फिर उसके बाद हम सीखते हैं आता है चेनिंग. आपको आई डोंट नो बहुत ज़्यादा क्लियर है या नहीं है, तो आप याद कर सकते हो SS, इसको मैं R के साथ बोलती हूँ, C. उसके बाद वर्बल एसोसिएशन, कैसे जो है आप वर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो. फिर उसके बाद आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कैसे आपने चीजें लर्न की एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट्स और बिटवीन सर्टेन थिंग्स एक्सेट्रा. एंड फिर आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है. उसके बाद आप रूल्स लर्न करते हो, तो आप उनको अप्लाई करते हो, डेट इज डिड्यूस करते हो, और लास्ट के अंदर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो अगेन ये मूव कर रहा है किससे, लॉट्स और हॉट्स की तरफ, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग skills की ओर. So coming to the next question, according to the revised Bloom's taxonomy, which of the following categories is concerned to be the highest for the learner? Now understand, apply, analyze, create. इसका आंसर होगा create. Now students, बेंजामिन ब्लूम जो थे उन्होंने टेक्सोनॉमी दी थी जिसको कहा जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में उन्होंने स्टेप्स बताए थे
कि एक टीचर को कैसे स्टूडेंट की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है और उसी हिसाब से अपनी टीचिंग जो है वो रखनी है। अब जो इन्होंने टेक्सोनोमी दी थी ना, वो जो ओरिजिनल जो थी, वो ओरिजिनल के अंदर क्या था, उन्होंने नाउन्स, क्योंकि क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, ओरिजिनल जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी थी ना, उन्होंने नाउन्स के अंदर उसको लिखा था। तो 2001 में 2001 में एंडरसन जो थे और साथ में जो क्रॉथहॉल थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया। उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी वो बता रही है टीचर एक्ट कैसे करे। तो अगर हम टीचर के एक्शन की बात करते हैं कि टीचर को क्या करना है, ING परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये नाउन में ना होके ये किस में होगा, इसको वर्ब फॉर्म में होना चाहिए। एक तो इन्होंने ये चेंज किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चेंज जो इन्होंने किया था वो ये कि जो ब्लूम्स की जो ओरिजिनल टेक्सोनोमी थी ना, उसके अंदर इवैल्यूएट को ब्लूम्स ने सबसे ऊपर रखा था और इवैल्यूएट से नीचे रखा था सिंथेसिस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो जो एंडरसन और क्रॉथहॉल जो थे, एंडरसन और क्रॉथहॉल ने इसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला इवैल्यूएट हाईएस्ट नहीं हो सकता, सबसे हाईएस्ट होगा क्रिएट करना, ठीक है। तो तभी इन्होंने पूछा और हम सबसे हाईएस्ट क्या है, क्रिएट है। क्रिएट के जो नीचे आता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रिएट हाईएस्ट है। क्रिएट एंडरसन एंड क्रॉथहॉल ने जो टेक्सोनोमी दी उसे रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। क्रिएट के बाद आया इवैल्यूएट, इवैल्यूएट के नीचे आया एनालाइज, राइट। उसके बाद आएगा अप्लाई, उसके बाद आता है अंडरस्टैंड, ठीक है। और उससे नीचे आता है मेमोराइज करना या कॉम्प्रिहेंड करना। तो इस हिसाब से जो टेक्सोनोमी है वो मूव करती है। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ। एक और फॉर्म ऑफ टेक्सोनोमी आ गया है और उसको बोला जाता है ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी। इसके ऊपर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, बट यू नेवर नो, आ सकता है। एंड्रयू चर्चिस जो है उन्होंने ये टेक्सोनोमी दी है और उन्होंने ज़्यादा नहीं, बस इतना किया है कि कैसे आप ये जो रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसको आप डिफरेंट एप्स के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे कंडक्ट जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। Coming to this question, which of the following is not characteristic of a good question paper? एक अच्छा क्वेश्चन पेपर जो है उसका क्या अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडेशन। नाउ क्या अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड क्वेश्चन पेपर का, इनमें से जो दिया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग को मैं इतना स्ट्रांग नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की बात करें या हम 2012 से पहले के पेपर की बात करें तो वो सब्जेक्टिव पेपर ही होते थे। तो इन अ वे हम इनमें से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसे चूज कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी से आपकी कॉम्प्रीहेंशन का बारे में ज़्यादा पता चलता है, बट ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अनबायस्ड वे में चेक होता है। आपकी जो नॉलेज होती है बहुत क्लियर कट आंसर, जैसे आपके MCQs है, राइट और रॉन्ग, वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस, देयर इज नो स्कोप ऑफ बायस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। अगर आप एक टेस्ट एक ही कॉन्टेक्स्ट में बार बार यूज कर रहे हो तो इट शुड गिव यू द सेम रिजल्ट्स। एंड वैलिड भी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो सबसे वीकेस्ट पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है सब्जेक्टिविटी। हाँ जी। अब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दी गई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। और अब आपको बोला गया है कि चलिए मैच करिए। तो सेंसरी मोटर 0 to 2 के आसपास हम मान के चलते हैं, 2 कहीं 6 कहीं पे 7 इयर्स मान के चलते हैं, 6 से लेके कहीं पे 11 कहीं पे 12 इयर्स मान के चलते हैं। यहाँ पे 11 इयर्स या फिर 12 इयर्स प्लस को मान के चलते हैं। तो अब ये पूछ रहा है आपसे, यू कैन पॉज दिस एंड अगेन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सेंसरी मोटर यानी कि बच्चा जब ऑलमोस्ट पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक क्या करता है, बिगिन्स द फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलेसेंस अराउंड 11। एडोलेसेंट तो ये है, एक के साथ देखो 3 का लगा हुआ है, ये लो, इजी हो गया ना। बाकी चेक कर लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल में कह रहा है ये बिगिन्स अबाउट द टाइम द चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग
टू अबाउट 7 years old, ठीक है, हमने माना था, आपको पहले बोला था 2 से लेके 6 या 2 से लेके 7 years तक हम इसको कंसिडर करते हैं, इट्स गोइंग विद इट. देन इट्स सेइंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, अगेन स्टेज ही पूछी गई है, राइट. 7 to 11 एज आई टोल्ड यू, 7 to 11 या फिर 7 to 12 मान के चलते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है 12 प्लस या फिर 11 year प्लस, ठीक है. तो आपका आंसर डी आ जाएगा. Let's come to this question now. Which of the following is the key behavior contributing to effective teaching? Summarizing what was told by a student, encouraging students to elaborate on an answer, using direct indirect questioning, या फिर explaining concepts in a logical step by step presentation. What is the key behavior? अच्छा बिहेवियर वो होता है कि अगर कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाए, यानी एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो करे, सिस्टमैटिक चीज़ों को प्रेजेंट करे. तो समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट तो नहीं होगा. इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर, अगर किसी ने कोई आंसर दिया तो आप उससे क्यों पूछते हो, कैसे पूछते हो, इट इज़ नॉट अ वेरी रॉन्ग आंसर, आप इसे रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो. यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो ओके, बट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कि आपको कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव टीचिंग की बात करी जा रही है तो अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उसको लॉजिकली पढ़ाओ, रैशनली पढ़ाओ, सीक्वेंस वाइज जो है आप पढ़ाएं. नाउ स्टेटमेंट 1 कह रही है ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस आर डायलॉजिक एंड आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स. स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्रोजेक्ट वर्क, लैब वर्क, simulation and role playing are action based and are a part of indirect teaching methods. अभी आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इनमें से appropriate आंसर कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर में डायलॉग होता है, इंटरैक्शन होती है, तो ये डायरेक्ट टीचिंग है, बिल्कुल सही. प्रोजेक्ट मेथड, लैब मेथड, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स, यानी ये एक्टिविटी बेस्ड जो है वो ज्यादा होते हैं. तो ठीक है, हम दोनों स्टेटमेंट्स को जो है वो सही मानते हैं. इनके अंदर ज्यादा एक्शन के ऊपर फोकस होता है, इनके ऊपर ज्यादा मेंटल स्टिमुलेशन के ऊपर, मेंटल स्टिमुलेशन यानी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन इसके अंदर ज्यादा होती है. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स को जो है हम सही मानते हैं. So students, that was all about it. I hope आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी आपने सॉल्व किए हैं, एंड आई होप दिस क्लास हैज़ बिन फ्रूटफुल टू यू. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, दैट इज ऑफ द सार्थक बैच, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो कवर करूंगी. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी वेरी सून.